हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नंबर 4। इस पार्ट में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 से 22 तक। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं, हमने इससे पहले वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। मैं बोल रहा हूँ, ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इससे पहले की सारी इंडियन पॉलिटीज की वीडियो मिल जाएगी टिल फंडामेंटल राइट पार्ट नंबर 3। अब देखो, आर्टिकल 19 की बात हो रही है। 14 से 18 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 19 में देखो क्या लिखा है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 19 में क्या आते हैं, कई तरह की फ्रीडम दी गई हैं, ठीक है। और ये फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला ही पॉइंट, क्योंकि हमें पता है कि 4 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे सिटीजन्स के लिए हैं। आर्टिकल नंबर 15, 16, 19 एंड 30। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। अब आर्टिकल 19 में हमारे पास 6 राइट आते हैं। कितने आते हैं? 6 राइट्स आते हैं। तो सबसे पहला राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार। 19(1)(b बोलता है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। 19(1)(c बोलता है टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब इसमें एक बात याद रखनी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारा किस अमेंडमेंट से आया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज किससे आया है? 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 से आया। क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आर्टिकल 19(1)(d मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 19(1)(e टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। और आर्टिकल 19(1)(g। अब आप देख रहे हो यहाँ पे g आ गया, f नहीं आया, क्योंकि f हट चुका है, जो कि बेसिकली क्या था, टू एक्वायर दी प्रॉपर्टीज। तो आर्टिकल 19(1)(g f हट गया है और g है। g क्या है? टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो क्या ये सारे राइट पूरी तरीके से एब्सोल्यूट है? मतलब ये राइट हमको मिले ही हुए हैं, अब इसमें कोई बदलाव नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये राइट रेस्ट्रिक्टेड हैं। ये राइट रेस्ट्रिक्टेड है, ऐसा नहीं आप कुछ भी बोलो, कहीं पे भी खड़े हो जाओ, कहीं पे भी यूनियनबाजी करने लगो, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये राइट रेस्ट्रिक्टेड है। तो सबसे पहले हम 19(1)(a) में देखते हैं कि क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। अब आप देखो, यहां पे आप रेस्ट्रिक्शंस देखोगे। सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में और क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है, फ्रीडम ऑफ साइलेंस है। इसका क्या मतलब होता है फ्रीडम ऑफ साइलेंस? यहां इसका यह मतलब है कि अगर आपको कोई भी पुलिस पकड़ के ले जाती है तो आप वहां पे चुप बैठे रहो, कुछ भी नहीं बोलोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आप जब तक आप सिर्फ इतना बोलो कि भैया मेरे वकील को बुलाओ, मैं उसी के सामने बोलूंगा, दैट इज फ्रीडम ऑफ साइलेंस। ये भी फ्रीडम है। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, ये हम सभी लोग जानते हैं। और राइट टू टेलीकास्ट, एक टेलीकास्ट करने का अधिकार है। गवर्नमेंट का कोई मोनोपोली नहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आती हैं। क्लियर हुआ ये? इसमें कोई डाउट तो नहीं है। 19 समझ में आया। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स। अब अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही चल रहा है। मतलब अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी हम सिर्फ देख रहे हैं आर्टिकल नंबर 19(1)(a), ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब क्या ये सारे राइट, मैंने जैसे भी बताया था, क्या ये सारे राइट जो हैं आपके, ये वाले राइट, ये भी एब्सोल्यूट है? नहीं, सारे राइट रेस्ट्रिक्टेड है। अब देखो, अभी पहला ही वाला चल रहा है सिर्फ। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में 8 रेस्ट्रिक्शंस गिवन है। कोई भी चीज जो स्टेट की सिक्योरिटी को या सोवरेनिटी को अलग करती हो, देखो लास्ट पॉइंट लिखा है, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करती हो, किसी भी चीज को प्रवोक करती हो, इंसाइटमेंट होता है प्रवोक करना। अगर ऐसी कोई भी चीज हो रही है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के आपके राइट रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे। आप फिर नहीं बोल सकते हो, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रहेगा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब हमारा एक खत्म हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये समझ में आया, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को। अब सेकंड आता है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ये आपको बोलते हैं कि आप पीसफुली असेंबल हो सकते हो बिना किसी हथियार के।
क्या इसमें भी कोई रेस्ट्रिक्शन है? हाँ भैया रेस्ट्रिक्शन है। ये देखो इसमें क्या रेस्ट्रिक्शन है कि आप कोई भी लीगल प्रोसेस को ना रोक रहे हो, आप किसी को भगाने में मदद ना कर रहे हो, आप किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा ना करे बैठे हो, आप किसी पे कोई दबाव ना बना रहे हो, या आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना कर रहे हो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर पे। तो इस तरह के अगर आप कोई भी हरकत कर रहे हो तो भी आपके राइट क्या होंगे? रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे। क्लियर हो गया ये आपको? दैट इज 19(1)(b ये वाला राइट। ठीक है, अब आता है आपका 19(1)(c। ये कह रहा है कि आप एसोसिएशन बना सकते हो या फिर यूनियन बना सकते हो या आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि कोऑपरेटिव सोसाइटी किस अमेंडमेंट से आया है? तो आंसर इज 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज आप बना सकते हो। तो क्या आप यूनियन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी यूनियंस काम करती हैं भारत में, ट्रेड यूनियंस बना सकते हो। लेकिन एक बात इसमें बोली गई है, ये आप यहां पे देखोगे कि राइट टू स्ट्राइक कवर नहीं करता है आर्टिकल 19(1)(c को। राइट टू स्ट्राइक इसमें कवर नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। 19(1)(d), 19(1)(e इसमें सिर्फ यही बोला गया कि आप टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं पे भी जा सकते हो। यूनियन ऑफ इंडिया नहीं बोला है, टेरिटरी ऑफ इंडिया बोला है। और मैंने बोला था कि टेरिटरी ऑफ इंडिया एक वाइडर टर्म है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया का क्या मतलब हो गया कि आप कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं पे भी पूरे भारत क्या और भारत की जितनी भी टेरिटरीज ऑक्युपाई करी हो वहां जा सकते हो और कहीं पे भी सेटल हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है पर इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है और लास्ट आता है आर्टिकल 19(1)(g टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। इसमें भी रेस्ट्रिक्शन है। क्या एक इंजीनियर आदमी डॉक्टर बन सकता है? कभी कभी होता है ना कि हमने देखा है झोले छाप डॉक्टर पकड़े गए, कोई बिना डिग्री के प्रैक्टिस कर रहा है। क्या आप जो है बी फार्मा डी फार्मा करे बिना क्या आप दवाइयों की दुकान खोल सकते हो? नहीं खोल सकते। तो गवर्नमेंट ने क्या आप वकील बन सकते हो बिना एलएलबी के? नहीं बन सकते। तो इसमें यही वाली बात करी गई है कि आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस करो, कोई भी ट्रेड करो, बिजनेस करो, लेकिन कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट उसमें भी रेस्ट्रिक्शन लगाती है। अब आर्टिकल 19 में बस यही इंपॉर्टेंट ये 6 आर्टिकल्स हैं जो हमें याद रखने हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का अमेंडमेंट याद रखना है और प्लस हमें ये याद रखना है कि आर्टिकल 19 सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। दैट्स इट, सिर्फ सिटीजन्स के ऊपर। ठीक है, ये याद रहेगा, इसको नहीं भूलना है। तो ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? सिर्फ सिटीजन्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। कौन सा? आर्टिकल 19। क्लियर हुआ ये? ठीक है, अब देखो, अब यहां पे क्या आता है, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के 8 रेस्ट्रिक्शंस हो गए, ये सब हम देख चुके हैं। आर्टिकल 19(1)(b के रेस्ट्रिक्शंस हो गए, 19(1)(c के रेस्ट्रिक्शन हो गए, और 19(1)(f)(g में भी मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप पर्टिकुलर काम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट आपको रोकती है। अब एक बहुत बढ़िया आर्टिकल आता है जिसको हम पढ़ते हैं, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब भैया बहुत अजीब सी लाइन लिखी है, ये क्या क्या लिखा हुआ है कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझते हैं चलो। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। देखो आर्टिकल 20 ये बोलता है कि अगर किसी को अरेस्ट कर लिया जाए, प्रोटेक्शन आपके पास क्या क्या रहती है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बोला गया है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ ए लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस। अब यहां क्या बोला गया? देखो यहां ये बोला गया कि अगर सपोज दैट यहां पे 2 तरीके के लॉ बनते हैं। देखो, एक रेट्रोस्पेक्टिव होता है, एक प्रोस्पेक्टिव होता है। मान लो आज जैसे 2020 है, महीना चल रहा है जुलाई का, तो अब जुलाई 2020 में मैं कोई कानून बनाता हूं, पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, तो वो जुलाई इस डेट से आगे एप्लीकेबल होगा। इसे हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव। आज की तारीख के आगे अगर कोई लॉ बनना है तो वो हो गया प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, अब रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है कि मैंने एक लॉ बनाया कि भैया अगर आपने इस साइट से, मान लो कोई साइट है abc.com, अगर आपने उस साइट से अगर आपने कोई भी मूवी डाउनलोड करी फॉर एग्जांपल, तो आपके ऊपर एक तरीके से पेनाल्टी लग सकती है या आपको सजा हो सकती है, और ये सजा जुलाई 2016 से वैलिड है। अब तो सब घबरा जाएंगे, बोले भाई मैंने तो बहुत सारी मूवीज डाउनलोड करी थी जुलाई 2016 से। तो ये चीज नहीं होगी,
ठीक है, ऐसा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आप नहीं दे सकते हो। किस केस में? सिर्फ क्रिमिनल नेचर के केस में। क्रिमिनल नेचर के केस में आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे सकते। कहने का मतलब है जैसे कि आज की तारीख में अगर जुलाई 2020 में मैं कोई कानून बनाता हूं, उसमें बोलता हूं कि भैया abc.com से आप कोई मूवी डाउनलोड करोगे तो आपके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगेगा, और वो चार्ज कब से एप्लीकेबल होगा? आप मान लो जुलाई 2016 से। अब मान लो कोई भाई साहब हैं मिस्टर एक्स, उन्होंने बहुत सारी मूवीज डाउनलोड कर रखी, वो तो घबरा जाएंगे, बोले यार मैं तो जेल हो जाएगी, मैं तो मर जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है कि भैया कोई भी क्रिमिनल नेचर का लॉ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में नहीं आता है। ठीक, समझ में आ गई बात? अब मान लो सेकंड लाइन ये क्या बोलता है? नॉट बी ए सब्जेक्ट टू ए पेनाल्टी greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of the offense। अब यहां क्या बोला गया? आप एक नीचे केस देख रहे हो, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस में क्या हुआ था कि यहां पे ये बोला गया था, ये जो केदारनाथ भाई साहब थे, इनके ऊपर एक 1947 में केस चला। उस समय पेनाल्टी का अमाउंट था मान लो आप 10,000 रुपये, ठीक है। और केस चलते 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 आ गई 1949, 2 साल बीत गए, और ये अमाउंट जो था फिर क्या हो गया? डबल हो गया, 20,000 हो गया। अब कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भैया आपके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो 20,000 लगेगी, लेकिन ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि उसने क्राइम कब किया था? 1947 में। तो उस समय क्या पेनाल्टी थी? 10,000। तो यही पेनाल्टी लगेगी। आप चाहे सजा सुनाओ 20 साल बाद, अगर आप 1967 में भी सजा सुनाओगे ना तो पेनाल्टी यही लगेगी, 10,000 रुपए, उससे ज्यादा नहीं लगेगी। आ गई बात समझ में? तो ये लॉ बोलता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। मैं एक बार आपको फिर से जल्दी से 1 सेकंड में ब्रीफ कर देता हूं, 10 सेकंड टाइम दीजिए। रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। आज जुलाई 2020 से अगर कोई लॉ बनता है वो है प्रोस्पेक्टिव। मान लो सपोज एट लॉ बना कि abc.com से आप कोई मूवी डाउनलोड करोगे तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है। अब अगर इसके बाद आप डाउनलोड करोगे लॉ बनने के बाद तो भैया वो क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर पार्लियामेंट ये बोल देती है कि ये जो कानून बनाया है ये जुलाई 2016 से वैलिड है, अभी बना कब है? जुलाई 2020 में, और ये वैलिड कब से? 2016 से, तो भैया ऐसा नहीं चलेगा। तो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं लगता है क्रिमिनल नेचर में, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। समझ में आ गया ये? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या बोला है कि जो भी पेनाल्टी होगी वो ग्रेटर नहीं होगी। जैसे सपोज दैट, आप ये केस देख लो, ये जो केदारनाथ वाला केस है ना, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसमें क्या था कि अगर 1947 में किसी को सजा हुई और उसको उस समय पेनाल्टी 10,000 रुपये थी, अब 2 साल बाद उसकी जो हियरिंग होते होते पेनाल्टी बढ़ गई, मतलब कोर्ट ने मतलब पार्लियामेंट ने बढ़ा दी कि अब इस पे जो पेनाल्टी है वो 20,000 रुपये। तो अगर अब चाहे 1949 में फैसला आए चाहे 2047 में फैसला आए, कहानी ये कहती है कि फाइन कितना होगा? सिर्फ 10,000 रुपये ही होगा। जो उस समय सजा थी, जो फाइन था, उतना ही फाइन रहेगा। आप चाहे सजा सुनाओ 20 साल बाद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। क्लियर हुआ? अब आता है सेकंड पॉइंट, नो डबल जियोपार्डी। इसका क्या मतलब होता है डबल जियोपार्डी? मतलब ये बोला जाता है कि कोई भी पर्सन जिसने क्राइम किया है उसको एक ही बार सजा मिलेगी एक क्राइम की। ऐसा नहीं है कि उसने एक क्राइम किया है, आप उसे बार बार सजा दे रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन। सेम ऑफेंस, अगर मान लो किसी बंदे ने गाड़ी चुरा ली, उसे 10,000 रुपये जुर्माना हो गया या 1 साल की सजा हो गई, तो अब ये नहीं कि उसे फिर से तुम 10 साल की सजा दे दो, फिर 10 साल की सजा दे दो, ऐसा नहीं चलेगा। एक बार में अगर उसने एक गलती करी है तो उसकी एक ही बार सजा मिलेगी। और यह भी बोला गया है कि भैया ऐसा नहीं है कि आपको कंपेल किया जाएगा कि आप अपने ही अगेंस्ट में गवाही दो। इसे बोलते हैं नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। वो जो है दोबारा से अपने ही अगेंस्ट में क्या होगा? विटनेस नहीं बनेगा। ये बोला गया किसमें? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो आगे आपको समझ में आर्टिकल नंबर 20, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। याद रखने ये सब। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट, और एक बढ़िया राइट, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये राइट क्या बोलता है कि भैया आपको जीने का अधिकार है
और राइट टू पर्सनल लिबर्टी भी है। अब आराम समझेंगे इसे। अभी हमें क्या समझना है, एक चीज़ और ध्यान रखो, आर्टिकल नंबर 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पे। यही दो आर्टिकल ऐसे हैं जो सस्पेंड नहीं होते हैं, आर्टिकल नंबर 20 एंड 21, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 21 क्या बताता है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी राइट को क्या बोला है, हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, कि ये जिंदगी की हमें सुरक्षा देता है, कानून से जिंदगी की सुरक्षा देता है। ये बहुत बड़ी बात है, अगर आप सोचो इसे बड़े लेवल पर तो ये बहुत बड़ी बात है। और देखो ये फिर एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट इज अवेलेबल टू सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, 15, 16, 19, 30, 15, 16, 19 एंड 30 ये आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स पे ही एप्लीकेबल होते हैं। इनके अलावा सारे राइट सिटीजन और नॉन सिटीजन सब पे होते हैं, ठीक है। तो राइट इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। तो आर्टिकल 21 क्या चीज देता है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस राइट को बताया क्या, हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लाइन लिखी है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, किसी से उसकी जिंदगी नहीं छीनी जाएगी, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। लॉ के प्रोसीजर के हिसाब से ही होगा जो कुछ भी होगा। तो आप ये लाइन देख रहे हो, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इस लाइन को समझते हैं अभी, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एक केस समझते हैं, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास एंड मेनका केस। इसमें क्या बोला गया, ए के गोपालन केस में कि जो प्रोटेक्शन मिली वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन से मिली, लेजिस्लेटिव एक्शन से नहीं मिली। लेकिन मेनका केस में क्या बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया गोपालन केस, और मेनका केस में यह बोला गया कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कांट डिप्राइव आइदर बाय द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन। मतलब क्या है कि एक गोपालन केस में हमें जो सुरक्षा मिलती है सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन से मिलती थी, अगर कानून बन गया तो हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी। लेकिन अब यहां क्या बोला गया मेनका केस में कि भैया चाहे कानून बने चाहे एग्जीक्यूटिव एक्शन हो, आपकी जिंदगी की सुरक्षा होगी, आपको लाइफ की प्रोटेक्शन मिलेगी। तो ये कौन से दो केस थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है भैया आर्टिकल नंबर 21 के, इसको याद रखना है। मैच दी कॉलम में आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, एक है गोपालन केस और मेनका केस, ठीक, क्लियर हो गया। अब देखो यहां ये एक बात आ रही है, ये पॉइंट है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। मैंने पीछे बताया था ना कि ये क्या है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो आप यहां ये देखो कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ प्लस प्रोसीजर शुड बी फेयर एंड जस्ट नॉट आर्बिट्ररी। यहां इसका मतलब क्या आ रहा है कि अगर प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, देखो सबसे पहले ये समझ लो कि ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ कहां से लिया गया है, ये लिया गया है यूके से। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ कहां से लिया गया है, यूके से लिया गया है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहां से लिया गया है, यूएस से लिया गया है। देखो लिखा भी है, आप लास्ट पॉइंट 2 पॉइंट देख सकते हो। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहां पे बेस्ड है, यूएस ओरिजिन पे, और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ किस पे बेस्ड है, यूके के ओरिजिन पे। आगे बात समझ में। अब देखो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का सीधे सीधे मतलब क्या है कि अगर कानून ने कोई चीज कह दी है तो वो चीज होनी है, दैट इज प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। लेकिन अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लग रहा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि जो भी कानून बना है, जो भी ये कानून बना है वो प्रोसीजर फेयर होना चाहिए, कायदे का होना चाहिए, ठीक है। अगर वो कायदे का नहीं है तो यहां पे कोर्ट पूछ सकता है, यहां पे किसमें, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कोर्ट को पावर बहुत होती है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कोर्ट पूछ सकता है कि आपने ये लॉ बनाया है तो कैसे बनाया है, उसका प्रावधान क्या है, और कोर्ट किसी भी लॉ को नल एंड वॉइड कर सकता है। लेकिन अब क्या हुआ, अपने यहाँ इंडिया में भी जब से मेनका केस आया, मेनका केस के बाद से हम लोग भी अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और ये दोनों ही एक तरीके से फॉलो करते हैं। आगे बात समझे, मेनका केस के बाद से हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ दोनों को ही फॉलो करते हैं, ये बात हमें याद रखनी है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किस पे बेस्ड है, यूएस पे बेस्ड है, और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ किस पे बेस्ड है, यूके के ओरिजिन पे बेस्ड है, यूके पे बेस्ड है। अब देखो आर्टिकल 21 में हमें कई सारे अदर राइट भी दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे राइट टू प्राइवेसी है, इनको याद नहीं करना है, बस एक बार देख लेना है। जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है कि एनजीटी का जो अधिकार है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो आया,
वो किससे आया है? राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, एनजीटी, वो भी हमारा आर्टिकल 21 से ही आया है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखो जिंदगी का सवाल है इस आर्टिकल के अंदर। आर्टिकल 21A क्या बोलता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21A क्या बोलता है? स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। किस अमेंडमेंट से आया? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ये आर्टिकल इंस्ट्रक्शन हुआ है। बोला गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को स्टेट फ्री में एजुकेशन देगा, और ये बात किसमें बोली गई है? किसने बोली? 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 ने बोली। अब यहाँ एक बात ये आती है कि यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन को इंक्लूड किया गया है। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब होता है अप टू 8th क्लास। 8th क्लास तक के बच्चों को, जो 6 से 14 साल के बीच के हैं, उनको सिर्फ हमें फ्री में एजुकेशन देनी। तो भैया ये बताओ 1 से 6 साल तक के लिए क्या करोगे? तो यहाँ पे क्या आया? आर्टिकल नंबर 51A आया। ये हम आके भी पढ़ेंगे, भी पढ़ लो। यहाँ ये बोला गया कि ये हर सिटीजन की ड्यूटी है कि भैया वो अपने वर्ल्ड को, अपने बच्चे को पढ़ाए बिटवीन 6 to 14 ईयर ऑफ एज, और उससे पहले अगर कोशिश करे तो और बच्चों को भी वो पढ़ाए। ये 51A में फंडामेंटल ड्यूटी में चला गया। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बोला गया? बिफोर दिस अमेंडमेंट, ये वाला जो अमेंडमेंट हुआ ना 21A, इससे पहले ये जो चीज थी वो आर्टिकल 45 में गिवन थी अंडर डीपीएसपी। ये चीज किसमें गिवन थी? डीपीएसपी में गिवन थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में गिवन थी, आर्टिकल 45 इन पार्ट 4 में गिवन थी। इसमें यह बोला जाता था कि भैया ये जो आपका क्या है, कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान है, वो डीपीएसपी में है अंडर आर्टिकल 45। तो उसमें से उठा के ये कहाँ चला गया? 21A में चला गया। मतलब क्या हुआ कि डीपीएसपी कन्वर्ट हो गया किसमें? फंडामेंटल राइट के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट कि डीपीएसपी किसमें कन्वर्ट हो गया? फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट हो गया। तो आर्टिकल 45 भी ध्यान रखना है, आर्टिकल 21A भी ध्यान रखना है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रहेगा। अब आता है एक बढ़िया आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 22 यहां ये बोलता है कि अगर आप अरेस्ट हो गए हो और डिटेंशन हो गया है आपका, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो देखो दो तरह के डिटेंशन होते हैं, एक पुनिटिव, एक प्रिवेंटिव। पुनिटिव मतलब क्या होता है कि आपने क्राइम किया, आपका ट्रायल हुआ कोर्ट में और आपको सजा हो गई, दैट इज पुनिटिव डिटेंशन, जो नॉर्मल होता है। प्रिवेंटिव में भैया ये होता है ना, प्रिवेंटिव में ये करते हैं कि अगर आपसे किसी को कोई खतरा है, या कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कोई फेस्टिवल होने जा रहा है शहर में, तो वो कुछ लोगों को उठा के बंद कर देते हैं अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। उसमें कोर्ट वोल्ट में नहीं ले जाते, वो एक प्रिकॉशनरी मेजर है या सस्पिशियस एक्टिविटी है कि भैया आप कुछ कर ना दो, तो उसमें क्या लगता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या लगता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि डर था भैया। ठीक है, और जिसे आप अरेस्ट करोगे, देखो इसमें ये दे रखा है कि अगर आप जिसे अरेस्ट करोगे, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड करना पड़ेगा और उसे बताना पड़ेगा कि भैया क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, और उसको एक वकील भी देना पड़ेगा, और 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के पास भेजना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ द नेसेसरी फॉर द जर्नी। देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको ग्रीन पेन से अंडरलाइन करता हूँ। एक्सक्लूडिंग टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट, एंड नो सच पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड द सेट पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट। अब हमें देखो यहाँ पे क्या लाइन देखनी है, सिर्फ इतना देखना है। जैसे मान लो हमने किसी चोर को पकड़ा, और चोर को पकड़ा हमने कहाँ? मान लो हमने पकड़ा उसे कानपुर में, और उसे हमें कहाँ ले जाना है? उसे हमें ले जाना है गाजियाबाद। तो अब जितना जर्नी का टाइम था वो भैया एक्सक्लूड कर दो, उसके अलावा 24 घंटे के अंदर हमें इसे कहाँ करना पड़ता है? मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। तो आई होप आपको सारे आर्टिकल समझ में आए होंगे फ्रॉम 19 to 22। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you very much.